हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। बच्चे काफ़ी नाराज़ थे। एक्चुअली कुछ पेपर वगैरह था, इस कारण से मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन गया था। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग दोस्तों, बच्चे काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे, मतलब लगभग में 500 से 600 कमेंट्स मुझे आ गए थे। सर, चैप्टर वाइज जो है ना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दो, जो आपके एग्ज़ाम्स के आपके नज़रिए से देखा जाए तो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सही बात है उनका। तो चलिए हम लोग जो है ना वो आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का भी दिया जा रहा है। पूजा गर्ग आपको प्रोवाइड कर रही है, और मैथ के भी टॉपिक्स जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ टेक्निकल इशू है, इस कारण से थोड़ा, और यहाँ हम अवेलेबल भी नहीं थे, इस कारण से 2-3 दिन से वीडियोस बन भी नहीं रही थी। तो आज से आपको कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस पे वीडियोस मिलेगी, पर डे 2 से 3 वीडियो पर डे, ठीक है। तो लाइव कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल हमारी हर एक वीडियो को देखिएगा। नीचे शेयर का बटन है, शेयर करिएगा। लाइक तो बिल्कुल करिएगा, लाइक करिएगा, जितना लाइक करिएगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 12th के फिजिक्स का चैप्टर 1। टॉपिक का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और VBI गैस क्वेश्चंस हैं ये सभी। ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल गैस क्वेश्चन है। एक बढ़िया सा कॉपी लीजिए, एक बढ़िया सा नोट्स तैयार करिए ड्रीम क्लासेस के थ्रू। जैसा पिछले साल हज़ारों क्या लाखों बच्चों ने हमारे चैनल से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाए हैं। हज़ार नहीं, लाखों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार भी हम चाहते हैं लाख से तो 2, 4, 5 लाख और बढ़े नहीं इस बार, ताकि सभी के पेपर्स अच्छे जाएँ। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और पर डे अब आइएगा ड्रीम क्लासेस पे, और वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। पूरा देखने से जो होता है ना वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। मुक्त आकाश की परावैद्युता इप्सिलॉन नोट क्या होती है? ये होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे। आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, एक एक टॉपिक को डिटेल्स के साथ समझाया जा रहा है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, एक एक लेशन देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुक्त आकाश की परावैद्युता क्या है? 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका SI यूनिट या कहिए मात्रक क्या होता है? ये आपको देखिए हर एक जगह हमने लिखा हुआ है कि कौन कब पूछा गया। ये आपको 2015 में पूछा गया है, ये आपको 2016 में पूछा गया है। इसका आंसर है वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो संरक्षी होता है। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2010 और 11 दोनों बार पूछा गया प्रश्न है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छा कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया मैंने। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप हमारे साथ बस बने रहिए, ठीक है। फिर देखिए क्या पढ़ाते हैं और क्या मार्क्स आएंगे आप लोग के, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के जस्ट लंबवत होती है। ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये सतह के जस्ट लंबवत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। ये 16-17 दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016, और मैंने 17 में ये क्वेश्चन देखा था। इस बार हमारे चैनल के थ्रू, ड्रीम क्लासेस के थ्रू, फिजिक्स में 35 में 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़े ऑब्जेक्टिव, और केमिस्ट्री में भी शायद 30 या 31 बच्चे बोल रहे थे, 30 या 31 लड़े, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि ड्रीम क्लासेस पे क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे सर। काफ़ी सारे टीचर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं। वो अलग बात है कि अभी एक्टिव नहीं है, 2-3, बस अभी अप्रैल का महीना चल रहा है ना, मई से सभी टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, सभी अवेलेबल हो जाएंगे, सब लोग वीडियोस कंटिन्यू प्रोवाइड करेंगे। चलिए, करा स्थिर विद्युत उत्पन्न किसी विद्युत द्वारा उत्पन्न, एक स्थिर विधुनमय उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? थोड़ा आवाज़ मेरा है ना आजकल गड़बड़ हो रहा है। स्थिर विधुनमय उत्पन्न जो है किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? केवल घर्षण विधि द्वारा ये चीज़ें संभव है। स्थिर विधुनमय उत्पन्न ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ये ऊर्जा होना चाहिए। स्थिर विधुनमय ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? केवल घर्षण विधि द्वारा। एक्चुअली लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो जब वो ऋणावेशित होगी ना, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा।
जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। कॉपी में नोट करिए कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? कूलाम्ब मीटर। ठीक है, कूलाम्ब मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम्ब मीटर होता है। कॉपी में नोट करिए बिल्कुल भी। ठीक है। और इस बार और भी हाई लेवल का आपको तैयारी करवाने वाले हैं इस बार। ठीक है, इस बार जो हमारा टारगेट है बिल्कुल भी बड़ा, काफ़ी बड़ा टारगेट है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई क्या है? डिवाई। ठीक है। एक्चुअली कुछ पेपर थे मेरे, इस कारण से मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो बच्चे, मैं देख रहा था काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बोला क्या बोलूँ बच्चों को, छोड़ो वीडियो डालेंगे उसी में बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, और कोई रीज़न नहीं है। आप लोग रोज़ आइए, कंटिन्यू आपको 2 वीडियो ड्रीम क्लासेस पे मिलेगी। जो मैंने आपको सुबह 7 बजे का टाइम बताया वही टाइमिंग में मिलेगा, और जल्दी ही इस रूल को हम लागू कर देंगे ड्रीम क्लासेस पर। लाइव टेस्ट जिस तरह लाइव टेस्ट हमने पिछले साल लिया था, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी वही होगा। कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था? तो इनका नाम था मिलिकन। इन्होंने जो है वो आवेश के क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था। आंसर क्या है? मिलिकन। किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से अर्जित करना। ऋणावेशित तभी होगा जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अर्जित करेगा, मांगेगा। ठीक है, किसी से पैसा लेगा, तभी ना वो ऋणावेशित होगा। उस पर कर्ज चढ़ेगा तब तो वो ऋणावेशित होगा। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, सॉरी, तो वो तो धनावेशित होगा। तो किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से वो मंगवाएगा, अर्जित करेगा, मांगेगा, जो कहिए आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? किस नियम से? कूलम्ब के नियम से। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किस नियम से? कूलम्ब के नियम से। कॉपी में बिल्कुल 100% नोट करिएगा, वरना पछताइएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलम्ब के नियम से। अगला क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन डाउट क्लियर नहीं? और इस चीज़ को समझना है तो आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया जा रहा है हमारे टीम के द्वारा, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टॉपिक को समझाया जा रहा है। यहाँ तो बस मैं यहाँ पर तो मैं आपको बस ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यदि एक द्रव बिंदु को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। यदि एक द्रव बिंदु को आवेशित करेंगे तो उसके अंदर का जो प्रेशर है ना वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। ठीक है, द्रव बिंदु को आवेशित करेंगे ना तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है FM इनवर्स। कॉपी में नोट करिए, जितना छोटा लग रहा है ना एग्जाम में यही सब क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। इप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है FM इनवर्स। नोट करिए कॉपी में। क्या होगा? व्हाट हैपन जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। आवेश रखेंगे तो वो बुलबुला जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश यानी चार्ज रखा जाए तो बुलबुले की जो त्रिज्या होती है ना वो बढ़ जाएगी। व्हाट हैपन, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए? बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाएगी। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा YZ तल में। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा YZ के तल में। ये सभी चीज़ें हमारे चैनल के थ्रू, ड्रीम क्लासेस के थ्रू समझाया जा रहा है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवा के। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव का आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएँ। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? 6.25 इंटू 10⁻18। और ड्रीम क्लासेस क्या है ना, ये आप अपने सीनियर से पूछिए जो इस बार 12th पास हुए हैं और यहाँ से जो पढ़ के निकले, वो बताएंगे ड्रीम क्लासेस पे क्या पढ़ाई होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब बता देंगे आपको। क्यों? ठीक है, पूछ के देखिएगा एक बार। अगर आपके भाई दीदी कोई भी आपका फैमिली मेम्बर ड्रीम क्लासेस से अगर लाइव पढ़ाई पिछले साल अगर उन्होंने पढ़कर 12th का पेपर दिया, पूछिए एक बार कि कैसा है चैनल, पढ़ना चाहिए यहाँ पे
यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए, तब वो बताएंगे कि नहीं ड्रीम क्लासेस इज़ द बेस्ट। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके बोलेंगे जो आपके साथ रहेंगे, जो जिन्होंने पढ़ा है। मुक्त आवास का मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है C² N−1 M−2। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा बिल्कुल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगा। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्थिर आवेश जो है ना वो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उन पर लगने वाला विद्युत बलों के परिमाण आपस में बराबर होंगे। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर हैं या स्थित हैं तो उन पर लगने वाला विद्युत बलों के परिमाण जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होती है M0 LT इन्वर्स होना चाहिए, LT1 नहीं होना चाहिए, LT इन्वर्स होना चाहिए। हम इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी, LT इन्वर्स होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसको रहने दीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है विद्युत क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स क्या कहलाता है, वो विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किसी प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, तो ये ऋण आवेश होगा। ठीक है, धन नहीं होगा, ये कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उन पर लगने वाले बल जो होते हैं वो 1/4 यानी 25% हो जाएगा, 1/4 गुना। ठीक है, इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है, मतलब जहाँ पे डीपली कॉन्सेप्ट हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन हो रहा है ना, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हमारी टीम, वहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया गया कि किस तरह से दो आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम दुगना करेंगे तो लगने वाला बल जो है वो 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह से निकट स्थिर किसी वस्तु बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2014 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया। इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2014 में भी और इस बार इससे पहले 2018 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, चलिए 29 पर आते हैं। एक स्थिर कुलाम बराबर क्या होगा, एक स्थिर कुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ कुलाम, 3 × 10⁹ कुलाम। एक स्थिर कुलाम बराबर 3 × 10⁹ कुलाम। ये भी देखिए क्वेश्चन दोस्तों 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि 2012 में पूछा गया है कि एक स्थिर कुलाम बराबर होगा 3 × 10⁹ कुलाम। कुलाम्ब बल, एक सेकेंड, कुलाम्ब बल कैसा बल है, तो कुलाम्ब बल एक केंद्रीय तथा विद्युत बल, दोनों बल है। ठीक है, कुलाम्ब बल कैसा बल है, केंद्रीय तथा विद्युत बल। ये आपको 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुलाम्ब बल कैसा बल है, तो कुलाम्ब बल केंद्रीय तथा विद्युत बल दोनों है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा 1.8 × 10⁻11 कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ये आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़ या घट यानी दोनों सकता है। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और उसका द्रव्यमान घट भी सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समरूप विभव होगा, ये YZ तल की दिशा में होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव जो होगा वो YZ की तल की दिशा में होगा। ये आपको 2009 में BSEB में पूछा गया है और ज़रूरी नहीं कि BSEB में ही पूछा गया तो BSEB में ही पूछा जाएगा। अगर आप कोई भी बोर्ड से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो, बस आपका लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए भी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बताना है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। आंसर है दोस्तों विद्युत आवेश का क्वांटक 4.78 × 10⁻10 ESU होगा। ये आपको 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है
और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होगा। ये आपको 2010 में होगा आंसर। इसका कुल आवेश बटे विभव, एक एकांकी चालक के लिए कौन अनुपात जो है वो अचर होता है, तो कुल आवेश बटे विभव। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान, तो वो तो सिंपल सी बात है, गोलाकार खोखला रहेगा तो आवेश मेरे हिसाब से तो जीरो, हाँ जी बिल्कुल जीरो है। कि किसी आवेशित, ये क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जीरो होगा। ये आपको 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 2-3 प्रश्न और बच रहे हैं कि विद्युतीय फ्लक्स की बीमा होती है ML/Q T−3 T−, या ऐसे करिए ML/Q T⁻⁻³ और I−, ठीक है। और धातुओं की परावैद्युतांक होता है अनंत, इन्फिनिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 35 है कि धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो दोस्तों ये लेसन 1 का सॉल्यूशन था। इसी तरह हम आपको लेसन 1 से लेकर जितने भी लेसन हैं सभी को प्रोवाइड करेंगे। एक एक बार नीचे कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, मैं चाहता हूँ। और मैं इतने दिनों से अवेलेबल नहीं था, इसके लिए सॉरी। और मैं अभी से कंटिन्यू आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, कंटिन्यू अवेलेबल रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आप वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल आप सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो टीम है ड्रीम क्लासेस, यहाँ पे आपको 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वीडियोस प्रोवाइड करती है। तो 12th की वीडियोस डालने पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, तो हमने एक नया चैनल बना दिया है। चैनल का नाम है स्टूडेंट्स जस्ट अ वेट, ठीक है। चैनल का नाम है टारगेट विथ राहुल सर, टारगेट विथ राहुल सर। ये आपको ड्रीम क्लासेस के होम पेज पे मिल जाएगा ये चैनल, नहीं तो फिर आप अपने यूट्यूब में सर्च कर लिए टारगेट विथ राहुल सर। अगर आपने 12th की पूरी तैयारी कर ली है ड्रीम क्लासेस के थ्रू, या नॉर्मली आप 12th पास हो, तो इस चैनल को देखिए, इस चैनल पे जाइए। यहाँ पे टोटल कम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, SSC, रेलवे, जितने भी मेडिकल या डिफेंस लाइन के एग्जाम्स होते हैं सभी की वीडियोस। और यहाँ पे मैं एक खासियत ये है कि टारगेट विथ राहुल सर पे मैं यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाता हूँ, ठीक है, सभी टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए अभी हम आप लोग को 12th के फिजिक्स का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। और ये अभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हो रहा है और वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है चैप्टर वाइज। तो लेसन 1 हमने प्रोवाइड कर दिया था, आज हम लोग लेसन 2 की ओर चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सॉरी, ठीक है। ये हमारा लेसन 2 है, विद्युत स्थैतिकी विभव एवं धारिता, जिसके हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज बताने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। अपनी एक अच्छी सी नोट्स तैयार करिए और अच्छे से कॉपी में नोट करिए, ठीक है। और फिर हम आपको कुछ ही मिनटों में PDF के बारे में बताने वाले हैं। PDF मतलब नोट्स, ठीक है, गैस क्वेश्चन, जिसके बारे में बताएंगे कि आप हमारे चैनल के थ्रू PDF को कैसे परचेज़ करेंगे। लगभग में पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ ही दिन पहले, उसमें लगभग में 16,000 बच्चों ने, 15 से 16,000 बच्चों ने हमारे चैनल से PDF परचेज़ करा, जिनके सभी के एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे गए। 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो PDF से लड़े हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस 64 समान बूंदे प्रत्येक 5 μF धारिता रखते हैं, यदि वे बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण कर लेते हैं तो बड़े बूंद की कैपेसिटी, धारिता क्या होनी चाहिए, तो वो आंसर होगा 20 μF। ये आपको 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया और 2015 के, 2013 और 2015 दोनों के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 64 समान बूंदे प्रत्येक जो है 5 μF धारिता रखते हैं, यदि वे बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होगी 20 μF। कॉपी में नोट करिए, आंसर होगा 20 μF, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, VM इनवर्स। तो PDF की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दे देते हैं। क्वेश्चन जो होता है और गैस क्वेश्चन होता है, उसी का एक संग्रह होगा जो आपके व्हाट्सअप पे भेजा जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी होती है। वो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। वो आपको हमारे चैनल के थ्रू समझा दिया जाएगा। और भी पीछे भी काफ़ी वीडियोज़ मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। पिछले साल में, मतलब इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ, लगभग में 15 से 16,000 बच्चों ने PDF परचेज़ करा और सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे गए, ठीक है। तो आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस पे टॉपर 452 नंबर था, जो बिहार बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड में 452 टॉपर था और पूरे बोर्ड में 472 टॉपर था और ड्रीम क्लासेस से 452, ओके। चलिए, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगा। 3 संधारित्र हैं जिनमें जो है प्रत्येक की धारिता C है,
और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में पता होगा कि श्रेणी क्रम में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के रूप में जुड़े होते हैं, नहीं, लेकिन समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम में है ना, तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में r1 प्लस r2 प्लस r3 होते हैं और समानांतर क्रम में क्या होता है, ये समानांतर क्रम का है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसे मैं आपको चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका आंसर होगा CY3। ये आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, CY3, कॉपी में नोट करिएगा। किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है, तो किसी संधारित्र की जो धारिता है ना वो डिपेंड करेगा उसके एरिया पे, उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति किस पे डिपेंड करेगी, वो आपको डिपेंड करेगी क्षेत्रफल पे, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा है वो हमारी टीम का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हमें वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम या हम खुद ही आपको रिप्लाई करेंगे, ओके। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो आवेशित अगर एक खोखला गोला हो ना तो उसके अंदर जो विद्युत तीव्रता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, ठीक है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है 0। 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन है कि एक दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो समतुल्य धारिता ये देखिए किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये आई थिंक श्रेणी क्रम में, अच्छा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको वहाँ पे बता देंगे। करें दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, ये आपको 2016 में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 9μF। ये जो ए और बी है ना इसके बीच समतुल्य धारिता अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स के साथ पढ़ाया है। ये आपको 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता 9μF। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां कि विद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है। तो विद्युत स्थैतिकी में जो है ना, विद्युत स्थितिकी में जो है वो तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है विभव, ठीक है। 2 विभव जो होते हैं वो, या कहिए बीच का जो एरिया होता है विभव जिसको बोलते हैं, कि विद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है। ये कौन काम करेगा, ये सिर्फ विभव काम कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन अगला है, एक सेकेंड, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है कि परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर VM इनवर्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे कॉपी में नोट कर लिया। सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, जब देखिएगा एग्जाम होगा फिर पता चलेगा कि ड्रीम क्लासेस के थ्रू कितने क्वेश्चंस लड़ते हैं, क्योंकि इस बार तो 90 to 95% क्वेश्चन लड़ गया। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम्ब होता है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम्ब होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम्ब होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा कि विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम्ब होता है। यहाँ देखिए 5μF धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक अविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कितना जूल होगा, एनर्जी क्या होगा। तो इसकी जो ऊर्जा होगी ना 2.5 × 10⁻³ जूल। इसके बारे में हम आपको जो हमारा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चल रहा है फिजिक्स का, एक एक टॉपिक आपको समझा रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को आपको समझा देंगे कि किस तरह से होगी। कि 5μF धारिता वाला एक संधारित्र है, 10 वोल्ट विभव तक अविष्ट किया जाता है सॉरी, तो इसकी ऊर्जा होगी 2.5 × 10⁻³ जूल। मैं चाहूँगा कि एक बार सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जल्दी से नीचे देखिए लाइक का बटन है, दबा दीजिए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो आप, लाइक कर दीजिए। और जब ये वीडियो पूरा ख़त्म हो जाए ना तो नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिएगा। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी सबको दे रखा है 7520318714। अगर आपको PDF परचेज़ वगैरह करना रहे या कोई भी दिक्कत हो आपको, ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड दिक्कत या कुछ भी, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन नंबर है, हमारी टीम ही आपको कांटेक्ट करेगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई फेक जैसा होता है ना उस टाइप से कुछ नहीं। 7520318714, ठीक है, ये एक जेन्युइन नंबर है। आपको हमारी टीम धीरे धीरे जुड़ेगी, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, पूजा गर्ग हैं, शिप्रा शोभन है, और भी काफ़ी सारे हैं, रोहित सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो एक एक कर करके आपको यहाँ पे जुड़ेंगे और आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है, चालक है।
पृथ्वी को पता होना चाहिए कि विद्युत विभव जो है वो शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फैराडे किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। ये फैराड लिखा हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, फैराडे होना चाहिए। फैराडे किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव का एसआई मात्रक फैराडे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चालक की धारिता का एसआई मात्रक कूलाम्ब प्रति वोल्ट होता है। चालक की धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स? कूलाम्ब प्रति वोल्ट होगा। चालक की धारिता का एसआई मात्रक कूलाम्ब प्रति वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप हमारी एक एक वीडियो को देखो स्टूडेंट्स, एक भी वीडियो मिस मत करो। अगर आपको, मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आपको अपना स्कोर 80 to 90 या 90 प्लस करना रहे ना, तो ड्रीम क्लासेस की एक एक वीडियो को देख जाओ। अगर 90% प्लस नहीं हो जाए, 80 तो मैं दावा करता हूँ। अगर आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं करते, अगर आज छूट गया तो कल, कल छूट जाए तो परसों, अगर आप हमारी एक भी वीडियो को मिस नहीं करते ना, तो इसकी गारंटी हम लेते हैं कि आपके 12th के एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्क्स क्रिएट करके देगी हमारी टीम। काफ़ी जेन्युइन टीम है, काफ़ी टीचर्स यहाँ पे मेहनत करते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप भी अपना बेस्ट दो, 100% बेस्ट देना। पूरी वीडियो देखो, एक एक वीडियो को पूरा पूरा देखो। शेयर का बटन है, शेयर करो। लाइक का बटन है, लाइक करो, तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, ठीक है, ये 5 होना चाहिए, सॉरी। तो इसके एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, अभी के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए यहाँ पे 16 का आपने कर लिया, 16 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग 17 पे आते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, पता नहीं किस कारण से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 तक आपने कॉपी में नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 हो गए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है ध्रुवन सदिश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है ध्रुवन सदिश। और ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी देखा था कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। तो ये होगा 20/9। ठीक है, ये होगा 20/9 म्यू एफ। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, वो आपको जब हम आपको चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, जब हम आपको चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे तो वहाँ पे हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं कि किस तरह से ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। फिलहाल अभी आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी 20/9 म्यू एफ। ये यहाँ पे 3 म्यू एफ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि यदि 10 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश चार्ज क्या होगा? उस पर चार्ज होगा 5 × 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है, यदि 10 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर चार्ज होगा 5 × 10⁻⁻5 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता जो है ना, वो समानुपाती होगी गोले की त्रिज्या के। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होगी गोले की त्रिज्या के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य W = PE × 1 - cos थीटा। ठीक है, वर्क जो हमारा होगा P to the power E × 1 - cos थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कॉपी में। और किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, फैराड नहीं होना चाहिए, फैराडे होना चाहिए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, कॉपी में नोट करिएगा, बिल्कुल नोट करते जाइएगा, इग्नोर नहीं करना है। संधारित्रों के समानांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह है विभवांतर। ठीक है, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 में है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह विभवांतर होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? जब कोई संधारित्र उपलब्ध है और इन संधारित्रों से महत्तम का मतलब अधिक से अधिक धारिता जिस
संयोजन के क्रम में जोड़ने से मिलेगा वो कहलाएगा समानांतर क्रम। जब कोई संधारित्र, ये क्वेश्चन नंबर 25 की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कि जब कोई संधारित्र उपलब्ध है और इन संधारित्रों से महत्तम धारिता जिस संयोजन के क्रम में जोड़ने से मिलेगा वो हमारा क्रम, वो संयोजन क्रम कहलाएगा समानांतर क्रम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की विद्युत विभव कैसी राशि है। तो विद्युत विभव अदिश राशि, आपको पता है कि अदिश और सदिश के बारे में 11th में पढ़ना होता है, स्केलर एंड वेक्टर, डायमेंशन पढ़ना होता है, यूनिट पढ़ना होता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं विद्युत विभव वी के बीच संबंध है। तो ई वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर, ये आपको 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको कब पूछा गया? 2014 में, कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं विद्युत विभव वी के बीच संबंध है, ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं कि एक साबुन के बुलबुले को 16 वोल्ट से आवेशित है। एक साबुन का बुलबुला है, वो 16 वोल्ट से आवेशित है। जब उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या जब दुगना करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो 16 दूनी 32 और ये 1/4 यानी 32 का 4 यानी 8 वोल्ट पे आकर ये अटक जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि जब एक साबुन के बुलबुले को 16 वोल्ट से आवेशित है और जब उसकी त्रिज्या को दुगनी हो जाती है तब नया विभव का मान हो जाएगा 8 वोल्ट, क्योंकि वो जो है ना 16 दूनी 32 करेंगे तो वो उसका 1/4 हो जाता है। ठीक है। तो 32/4 यानी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ या कि 1.0 म्यू एफ है, तो गोलीय चालक की त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 9 किलोमीटर। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है तो गोलीय चालक की त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 पे डिस्कस करते हैं कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें, जबकि आपको पता है कि त्रिज्या कितना किलोमीटर है? 6400 किलोमीटर है। ये देखिए यहाँ पे। तो प्रश्न है गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता 711 म्यू एफ है। इन सभी चीज़ों को हम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। पृथ्वी कौन सा आवेश रखा है? तो पृथ्वी जो है ना शून्य आवेश है इसका। ठीक है। तो इस तरह से 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपने लेसन 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो आप देख रहे होगे ना, तो इस तरह से एक सिंबल बन के आता है, आ रहा है नीचे, उस पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में जैसे ही खुले लेसन 1 का पार्ट 1 लेसन 1 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, देख लीजिए। और लेसन 2 तक लगभग में हमारे चैनल पे जो है फिजिक्स खत्म हो गया है, ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग शॉर्ट सभी को ख़त्म कर दिया हमने। फिर आपको गेस्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप लोग PDF परचेज करोगे तो फिर वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। PDF में हम आपको 20 जो है वो आपको सेट प्रैक्टिस देने वाले हैं। PDF में कुछ रूल और रेगुलेशन चेंज किया हमने, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का 20 सेट प्रैक्टिस मिलेगा। एक सेट प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50 × 20 लगभग में काफ़ी सारे, 50 नहीं 30 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। एक सेट प्रैक्टिस में 30 क्वेश्चन, तो 20 सेट प्रैक्टिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी 600 क्वेश्चन तो वहीं से आपको मिलेगा। मतलब टोटल का एक पूरा एक शेड्यूल वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग हमें जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, वहाँ पे भी आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम 24 आवर के अंदर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। ओके दोस्तों, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारी टीम अब दिन ब दिन एक्टिव होते जा रही है, प्रिपेयर करवा रही है कंटिन्यू क्लास 12th के एग्ज़ाम्स के लिए। PDF भी दोस्तों आप लोग के लिए बिल्कुल बनकर तैयार हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चलते रहता है, सर PDF होता क्या? अभी भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे। पर डे कम से कम 100 से अधिक कमेंट और SMS आते हैं कि सर PDF क्या है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, सेट प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे एज ए बुक के रूप में, उसका नोट्स जो होता है ना वो एक संग्रह, एक PDF कहलाता है। ये जो हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं ना, ये भी एक PDF ही एक तरह का है। जो आपको हम अप डाउन कर रहे हैं ना वीडियो का, ये एक तरह का PDF है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारी टीम एक्टिव हो गई है और हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्लास 12 का प्रिपेयर करवा रहे हैं। क्लास 12 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ के भी टीचर जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। हालांकि वो थोड़े, उनकी जो स्टडी वो काफ़ी एडवांस थी, इसलिए मैं एक अच्छे से टीचर को हायर कर रहा हूँ ड्रीम क्लासेस पे, जो आपको हिंदी में मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल भी कंटिन्यू एक्टिव हो जाइए। सभी लोग प्रतिदिन सुबह 7 बजे, जैसा कि मैंने वादा किया था कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी। अरे 7 नहीं तो 7:30, 6:30, मतलब
टाइमिंग एवरेज माना जाए तो सुबह के 7 बजे के लगभग में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ये हमारा प्रॉमिस था, प्रॉमिस है, और आगे इस प्रॉमिस को हम निभाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं। 2 लेसन तक हमने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे दिया। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेसन 1 लेसन 2 करके देख लो। और हमारी टीम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो आप ज़रूर इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एज ए पी एक सेकेंड सॉरी, व्हाट्सअप चाहिए ना, 7520318714। ये 87 है स्टूडेंट, 14, ये 87 है, ठीक है। 7520318714, 7520318714। तो ये इससे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी टीम का व्हाट्सअप है। कंटिन्यू हम इस पर एक्टिव रहते हैं। हमारी टीम के हर एक 2 टीचर कंटिन्यू इस पर लाइव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे अगर आपको पीडीएफ लेना हो, परचेज़ करना हो। बिल्कुल जेन्युइन टीम है, यू डोंट वरी। हमारी टीम एक आज पहली बार नहीं, 3 साल से कंटिन्यू यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है और आपको अच्छी शिक्षा दे रही है। चलिए, समय तो काफ़ी बर्बाद हो गया होगा, आप लोग गुस्से में भी होंगे। आज हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 3 की ओर चलेंगे और टॉपिक का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग में 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें आपको देने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हिट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। शुरू करते हैं और चलिए, सॉरी, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। आपको पता है कि हिट स्टोन ब्रिज से जो है ना, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न प्रतिरोध, दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापा जाता है। प्रतिरोध किसको कहते हैं? जो धारा में विरोध करे, ठीक है, धारा के प्रवाह को विरोध करे, वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। और हिट स्टोन ब्रिज यही मापता है कि किस वायर में किस प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब सॉरी, धारा जब प्रवाहित हो रही है तो कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, हाई लेवल का हो रहा है या लो लेवल का हो रहा है। ये आपको 2015 में और 2016 में बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान सभी जगह पूछे गए हैं। मतलब आई थिंक ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है नॉर्मली। मतलब ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे हिंदी माध्यम से 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, हाँ जी, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। वैसे बिहार बोर्ड के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बट ये मत सोचिएगा कि अगर आप यूपी झारखंड बोर्ड के तो इस वीडियो को नहीं देखना है, देखना है, पूरा पूरा देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, आपको चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। अभी तो आपका 2 लेसन ही खत्म हुआ है, जो न्यूमेरिक लॉन्ग क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं, कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। 1 एम्पियर समतुल्य है, तो 1 एम्पियर समतुल्य का मतलब बराबर है 1 कूलाम पर सेकेंड के बराबर। ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 1 एम्पियर समतुल्य है 1 कूलाम पर सेकेंड के बराबर। अगर ये चीज़ में आपको लग रहा है कि डाउट है, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर्स बुक का क्वेश्चन निकाल के देख लो, बिल्कुल 100% गलत नहीं रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह किस चीज़ का बना होता है। आपको पता है दोस्तों कि विद्युत हीटर में जो तार बना होता है ना, वो नाइक्रोम का होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि नाइक्रोम का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, समझ रहे, वो बिल्कुल भी नहीं गलता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, गलनांक किसका, उच्च होने के कारण, ठीक है। काफ़ी कम समय लगता है इसे गलने, सॉरी, काफ़ी अधिक समय लगता है, माफ़ी चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, किलोवाट घंटा मात्रक है। ये आपको ऊर्जा का मात्रक है, इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में आया है। 2010 और 2015 में ऑलरेडी आ चुका है कि किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तापक्रम बढ़ाने से कार्बन की प्रतिरोधकता घटती है। जब हम आपको 3 लेसन पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जब टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो कार्बन का प्रतिरोधकता है ना, वो किस तरह से घटती है, ठीक है। तो तापक्रम बढ़ाने से कार्बन की प्रतिरोधकता घटती है। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 फैराडे बराबर कितना कूलाम्ब होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम्ब होता है। कॉपी में नोट करिएगा कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम्ब होता है। कोई डाउट नहीं, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ये चीज़ मैं आपके बगल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो उसकी क्या अहमियत है,
ठीक है। राहुल सर जो पढ़ा रहे हैं, क्या राहुल सर के द्वारा नोट्स, वैसे तो आपको पता है कि इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें ड्रीम क्लासेस के 100 to 100 क्वेश्चन लड़े हैं, ठीक है। किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछ लो जिसने ड्रीम क्लासेस में पढ़ाई की होगी, वो आपको पूरा पूरा चिट्टा काला, मतलब जितना भी ब्यौरा है ना हमारी टीम का, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, वो आपको बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ या घट, दोनों सकता है। जब किसी वस्तु को हम चार्ज करेंगे ना, मतलब उस पे ऊपर आवेश, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो है ना वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यही क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट सकता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए ये भी पूछा गया, काफ़ी बार क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ना वो कैसी होती है, V²/R के बराबर होती है। ये 2015 और 2016, 2015 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना ये ऊर्जा को मापा जाता है। ये तो मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लेना है। किसी चालक का कौन सा गुण विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। किसी चालक का कौन सा गुण जो है ना विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से ये प्रतिरोधा, जैसे देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपके घर से यहाँ ये एक बिजली का खंभा है, यहाँ से करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है एक वायर में, ठीक है। इस वायर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है और आपको पता है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि हर एक जब कहीं पे चार्ज आवेशित रहता है, ठीक है, चार्ज रहता है तो उसके ऊपर एक प्रतिरोध काम करता है, चाहे वो हाई लेवल का हो या लो लेवल का। उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध। देखो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पे पढ़ रहे थे कि हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं, तो हमने बताया था हीट स्टोन ब्रिज से उच्च एवं निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखिए कि किसी चालक का कौन सा गुण जो है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। तो जैसे अभी हमने बताया कि ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर में हम चार्ज प्रवाहित, मतलब धारा प्रवाहित करेंगे, तो मैंने बोला था कि इस पर एक प्रतिरोध काम करता है, हाई लेवल या निम्न लेवल का। तो प्रतिरोध करने के कारण जो है ना वायर काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। जब तक प्रतिरोध काम नहीं करेगा ना तब तक वायर गर्म नहीं होगी। आपने कभी देखा होगा कि जो वायर जाती है ना वो काफ़ी गर्म हो जाती है, तो वो रीज़न है प्रतिरोध के कारण। तो किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना एक विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है और उस वायर का गर्म होना उष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। और ये काम आपको सिर्फ प्रतिरोध कर सकता है, ठीक है। प्रतिरोध यहाँ पे देखो, इसके बारे में भी, इसकी शक्ति V²/R होती है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि किसी चालक का कौन सा गुण विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, तो वो हमारा प्रतिरोध है। ये जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। चलिए, एम्पियर घंटा है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश चार्ज का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश चार्ज का, ठीक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश चार्ज का। चलिए, अब यहाँ पे है विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक, ठीक है। इसको सीमेन भी बोला जाता है, हेनरी प्रेरकत्व भी बोला जाता है, शायद देख लेंगे हम इसको अच्छे से। विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक, इसको सीमेन यहाँ पे, तो आप इसको यही पढ़िए थोड़ा सा। इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, जो मैं आपको बाद में डील्स कर दूंगा। जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाए तब पदार्थ को कहते हैं अति चालकता। सिंपल सी बात है, जब किसी पदार्थ की चालकता जो है ना वो एकदम बिल्कुल अनंत तक चला जाए तब पदार्थ को कहते हैं अति चालकता वाला पदार्थ, ठीक है, या कहिए अति चालकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, कि जब किसी पदार्थ की चालकता अनंत हो जाए तब पदार्थ को कहते हैं अति चालकता वाला पदार्थ। चलिए, यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु की प्रतिरोधकता, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तो धातु की प्रतिरोधकता, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगी। तापक्रम घटाएंगे तो धातु की प्रतिरोधकता घट जाएगा। अपनी कॉपी में एक अच्छा सा नोट्स बनाएं कि यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 1 ओम समतुल्य बराबर
1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। 1 ओम समतुल्य बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। कॉपी में नोट करिएगा कि 1 ओम समतुल्य बराबर 1 वोल्ट एम्पियर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है। ये आपको 2016 एंड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है विभव मापी। एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप होती है विभव मापी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। कॉपी में आप लोग नोट कर रहे हो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हमारे क्वेश्चंस को पिछले साल भी काफ़ी बच्चों ने इग्नोर किया था, जो बाद में रोए थे हमारे सामने आकर। एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गए थे कि सर आपके सारे क्वेश्चंस लड़ गए और हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, आपके क्वेश्चंस को हमने देखा नहीं, आपको हमने हल्के में ले लिया, आपकी बातों को हमने गंभीरता से नहीं सुना। तो वो बाद में पछताना नहीं है स्टूडेंट्स। पीडीएफ भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि हम आपके चैनल का नोट्स और पीडीएफ नहीं परचेज़ कर पाए, जिसके लिए हम काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने बच्चों को बार बार बोला कि पढ़ो 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 और बिल्कुल पढ़ो, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, ऐसा मैंने बोला। और मैंने उन्हें बोला था भी कि चैनल पे बिल्कुल फोकस करके रखना है, हर एक वीडियो को देखना है। चलिए, मिश्र धातु तथा धातु में किसका प्रतिरोध ताप अधिक हुआ है? तो मिश्र धातु और धातु, सिंपल सी बात है, धातु जो है वो बिल्कुल उसमें प्रतिरोध जो है ना वो ज़्यादा रहेगा। मिश्र धातु तो मिश्रित रहेगा, तो उसमें प्रतिरोध जो है वो कम रहेगा। तो कह रहा है मिश्र धातु तथा धातु दोनों में से किस में जो है वो प्रतिरोध अधिक रहेगा? तो मिश्र धातु की अपेक्षा धातु में प्रतिरोध अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति, तो 1/60 प्लस 1/40 कर दीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से वही होना चाहिए, 1/60 प्लस 1/40। देन ये हमारा 120, ये बार हाँ, तो 5/120 और ये 1/24, यानी टोटल कितना हो गया 24। तो यहाँ पे देखो प्रश्न है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोधकों का समूहन 1/R1 प्लस 1/R2, नहीं सॉरी, R1 प्लस R2 ऐसे करके कुछ रहता है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित, हाँ, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 24। और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जब आप लोग वहाँ पे आइएगा ना। अभी हमारा लेसन 2 चल रहा है, जब हम लोग लेसन 3 में आएंगे तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को क्या करना होता है, घटाना होता है। कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना होता है। ठीक है, किसी विभव, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए धारा घटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 21 कि किरचॉफ का नियम किस परिणाम है विद्युत क्षेत्र की संरक्षित चरित्र का? किरचॉफ का जो नियम है वो किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र की संरक्षित चरित्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? आवेश की संरक्षता के सिद्धांत को। किरचॉफ का जो बिंदु नियम है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। किरचॉफ का बिंदु नियम जो है ना, किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? तो आवेश की संरक्षता का सिद्धांत, ये इसका पालन करता है। चलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। चालक के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। ओके दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। चलिए, किसी विद्युत वाहक बल की बीमा होती है I−1 T−3। ये बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि किसी विद्युत वाहक बल की बीमा जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन और इसमें हम आपको देंगे, अगले लेसन में प्रोवाइड करेंगे, जो कल फिर सुबह 7 बजे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मीटर तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है ना
ये 49 उसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 392 कैलोरी, ठीक है। सॉरी 49 49,392 कैलोरी, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। ये आपको 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर होगा 49,392 कैलोरी की 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। ये आपको 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगले लेसन में हम आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हालांकि इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो आप लोग खुद समझ गए होंगे कहाँ पे हुआ था। हालांकि वो सभी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को मुझे करना नहीं चाहता, बट सॉरी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जहाँ पे हम सिलेबस का सॉल्यूशन दे रहे हैं या तो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन है, सिलेबस में देखो वहाँ पे आपको अच्छे से वो वाला जो टॉपिक मिस्टेक हुआ था वहाँ पे समझाया गया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेसन में। कल सुबह 7 बजे फिर से रेडी रहिएगा हमारे साथ। हाँ जी बिल्कुल, कल सुबह 7 बजे फिर से रेडी रहिएगा। फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री, बच्चे बोल रहे थे केमिस्ट्री लेकर आइए, बिल्कुल केमिस्ट्री लेकर आएंगे जल्दी जल्दी। और व्हाट्सअप नंबर आपने ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए पूछ सकते हो। और मेरा तो मानना यही है कि टोटल स्टूडेंट पीडीएफ परचेज़ करना शुरू कर दो अभी से ही। हालांकि अभी पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, 8-10 दिन बाद ही मिलेगी, लेकिन अभी से ही शुरू कर दो ना, बिल्कुल अभी पीछे क्यों हटना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का फिजिक्स है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव माना जाए तो इस बार जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाकर आपको बोर्ड में पूछ देगा। तो आज हम लोग चैप्टर 4 की ओर चलेंगे, यानी सिंपल सी बात है कि 3 चैप्टर हमने क्लियर कर लिया होगा। और चैप्टर 4 में जो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि अपनी कॉपी में इसे ज़रूर नोट करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा। बच्चे जो है ना हर वीडियो को सब्सक्राइब कर देते हैं, वैसा नहीं करना है, सिर्फ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है। बीमा मतलब डायमेंशन, ठीक है, जो चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। आप समझ रहे हो कि किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ का जो है निर्माण करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, उसका एक डायमेंशन चाहिए, उसके बीमा चाहिए, ठीक है। तो अगर डायमेंशन की बात की जाए कि डायमेंशन किसको कहते हैं, तो एक सिंपल सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फंडामेंटल यूनिट MLT, ठीक है, मास लेंथ एंड टाइम। ओके, तो चलिए, तो चुंबकीय प्रेरण की बीमा डायमेंशन ये आपको होगी ML0 T−2 A−, ठीक है। ये इसका डायमेंशन है। 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है। आपको पता है जैसे ही आप 11 एंट्री करते हो तो आपको यूनिट पढ़ना होता है, ठीक है, फिर आपको डायमेंशन पढ़ना होता है। यूनिट मतलब इकाई पढ़ना होता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे हम लोग कि एक समान वेग से चलायमान, मतलब जो उसकी वेग है ना, गति, सॉरी वेग, वो बिल्कुल एक समान हो, तो एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। एक समान वेग से अगर चलायमान आवेश, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये आपको 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता है कि हमारी टीम बहुत ही एक्टिव हो गई है, आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कर रही है। 2016 से हमारी टीम कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस जो है वो आपको यूट्यूब पे दिख रही है। 2016 से अभी 3-4 साल हो चुके हैं, और आगे इसी तरह से आपका प्यार बना रहा तो काफ़ी फ्यूचर तक आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करेगी। 2.25 लाख 2.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि चुंबकीय, वो तो चुंबकीय प्रेरण था, ये है चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या है, I−1 ML0 T−2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बिल्कुल समझिएगा अच्छे से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया ये भी मैंने साइड में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय
स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है? तो अगर एक छोटा सा चुंबक ले ले, उसका मध्य बिंदु सेंटर जिसको कहते हैं, उससे समान दूरी पर अच्छी एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा 2:1, यानी एक दूसरे का डबल दूरी पर वो रहेंगे, अक्षीय और निरक्षीय। तो इसका आंसर होगा 2:1। ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। वैसे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसी पे सीधे सीधे डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि SI मात्रक में चुंबकशीलता, ठीक है, उसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है? सीधे सीधे कहिए उसका फॉर्मूला क्या है, हेनरी प्रति मीटर, ठीक है, या हेनरी मीटर इन्वर्स भी आप कह सकते हो। कि SI मात्रक में, ठीक है, स्टैंडर्ड SI मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या है, हेनरी प्रति मीटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करते हैं, निर्दिष्ट करना यानी सीधे सीधे कहिए डिनोट करती है कौन कौन सी दिशा को, दक्षिण और उत्तर, ठीक है। ये आपको पता है कि चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो होता है वो लटका हुआ रहता है। आपने कभी पेंडुलम के बारे में इस तरह से पढ़ा होगा कि चुंबक के दो सिरे होते हैं जो एक दूसरे को, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ये आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस आपस में सटते हैं, प्लस प्लस नहीं सटेंगे, माइनस माइनस नहीं सटेंगे, लेकिन माइनस प्लस या प्लस माइनस आपस में सटेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो वो किस चीज़ को डिनोट करती है, वो निर्दिष्ट होती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, ठीक है। ये आपको देखिए अभी अभी कुछ ही साल पूछा गया, पहले पूछा गया प्रश्न है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि ये दक्षिण से उत्तर ध्रुव को निर्दिष्ट करती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि चुंबकशीलता की बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, MLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2, ठीक है। चुंबकशीलता की बीमा क्या है, डायमेंशन, वहाँ पे मैंने वो फार्मूला पूछा था, यहाँ पे डायमेंशन है MLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारावाही परिनालिका के अंदर ही उत्पन्न होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो जब भी उत्पन्न होगा वो धारावाही परिनालिका के अंदर, ना कि बाहर। ओके, चलिए आगे आते हैं। करेक्ट, गैल्वेनोमीटर, आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है। तो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए, देखते हो संट एक तरह का फ्यूज, जैसे आप अपने घर पे जो फ्यूज वगैरह लगाता हो ना, वो एक संट का ही उदाहरण है नॉर्मली। उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करना मतलब उसकी वोल्टता को बनाए रखना, मतलब तार जैसे होता है ना शॉर्ट सर्किट वगैरह, इस तरह से आपको सेफ्टी प्रदान करता है। तो क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर में संट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए फॉर्मूला बताइए। तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू बी वेक्टर। कंसेप्ट क्लियर है आपके? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अपनी कॉपी में सभी क्वेश्चंस को नोट करिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ को नोट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी टीम आपको PDF प्रोवाइड कर रही है हर साल, ठीक है। 2016 से लेकर कंटिन्यू अभी तक हम आपको PDF प्रोवाइड करें, और इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी PDF ऑलरेडी बन के तैयार है। तो बिल्कुल वहाँ पे पूरा पूरा फोकस करिए, आपको बिल्कुल एक किताब की तरह मिलेगा हर एक टॉपिक पर, मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इंग्लिश के, मैथ के, सभी के। लॉन्ग क्वेश्चन का अलग बुक, शॉर्ट का अलग, मतलब बुक नहीं PDF मिलेगा, वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और हर एक टॉपिक का एक अलग अलग PDF रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर एंट्री करते हैं हम लोग। 11 में कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो वो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर जो है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। कंसेप्ट क्लियर है आपके? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग एंट्री करते हैं। कह रहे लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, ठीक है। तो लॉरेंज बल की अगर आपको दिशा ज्ञात करनी हो ना तो वो फॉर्मूला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है, एक फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया था, वो हम आपको चैप्टर में आपको बताएंगे लेसन 4 में, ठीक है। कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इससे आपको लॉरेंज बल की दिशा फाइंड आउट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इनका नाम था ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड ने जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा और बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़िए, ठीक है। कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस की वीडियोस, हर एक वीडियोस को देखें। और आपके भाई बहन कोई भी अगर ऐसा है जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ही चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ठीक है। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए मैं खुद लाइव पढ़ाता हूँ टारगेट विथ राहुल सर पे, वो भी एक यूट्यूब चैनल है। सभी हमारी टीम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी जगह आपको पूरा पूरा कंसेप्ट होगा, मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समतल के लंबवत होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखिए नीचे एक लाइक का बटन होगा, प्लीज़ उसे दबा दीजिए ताकि हमारी जो है ना हमारा जो है वो बना रहे, मतलब आपके ऊपर जो होता है ना अंदर से जो फीलिंग्स आती है कि हाँ बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। प्रोत्साहन देना एक तरह से, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए पहले वीडियो को। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो आप इसको नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में सभी टॉपिक के लिंक मैंने डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम जैसा कार्य करता है। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ना, और एक गॉस लॉ, आपने गॉस का नियम पढ़ा होगा। गॉस लॉ आपको 10th में भी पढ़ना है, 12th में तो खैर नॉर्मली पढ़ना है। ओम्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम जैसा कार्य करता है, तो ये गॉस के नियम का जैसा कार्य करेगा, ठीक है। बहुत बार सवाल पूछेगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम किस नियम जैसा कार्य करेगा, गॉस के नियम जैसा, ओके। चलिए, बायो सावर्ट लॉ, आपने नाम सुना होगा। बायो सावर्त का नियम किस नियम जैसा कार्य करता है, तो बायो सावर्त का जो नियम है ना, ये कुलाम के नियम जैसा कार्य करता है। कुलाम के नियम की डिटेल्स हम आपको कंसेप्ट करवाएंगे जब आपको चैप्टर वाइज बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो बायो सावर्ट का नियम किस नियम जैसा कार्य करता है, तो कुलाम के नियम जैसा कार्य करता है, कुलाम्स लॉ जैसा कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर होते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर जिससे धारा प्रवाहित होती है, नहीं, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, या ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे गैल्वेनोमीटर सीधे सीधे एक्सचेंज होकर चला जाए एमीटर में। तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे। जब आपने पढ़ा होगा सब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, जिससे सभी प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन जिसमें सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। समानांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन श्रेणी क्रम समूहन का सीधे सीधे फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए सीधे सीधे समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दीजिए, वो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग सीधे सीधे चलते हैं कि चल कुंडली धारा मापी के मध्य नर्म लोहे की क्रोड रखते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर कभी कभार पूछता है कि जब चल कुंडली धारा मापी के बीच में एक नर्म लोहे का क्रोड रखेंगे ना, तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाए। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा। त्रिजुरेखीय परिनालिका का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको विद्युत चुंबक में होगा। इतना हार्ड और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कभी कभार देख लीजिएगा बोर्ड के एग्जाम में भी ये एक बार आया था, शायद 2004 या 5 में, उतना मुझे याद नहीं है, ठीक है। टोराइडल परिनालिका का उपयोग किया जाता है, तो टोराइडल परिनालिका का उपयोग जो है ना वो हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, ठीक है। टोराइडल परिनालिका का उपयोग किया जाता है, ये आपको ट्रांसफार्मर में किया जाता है। टोराइडल परिनालिका का उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है आपका। गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के बराबर है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के बराबर है धारा सुग्राह्यता एवं वोल्टता बाई वोल्टता सुग्राह्यता, सॉरी, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध के बराबर है धारा सुग्राह्यता बटे वोल्टता सुग्राह्यता, ओके।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सीधे सीधे 22 पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो डायनेमो कहलाता है, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे ये मत समझिएगा कि वो भी डायनेमो होगा, वो विद्युत मोटर होगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं डीसी यानी विद्युत मोटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो हम बोल रहे थे ना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल दे वो विद्युत मोटर कहलाएगा, जिससे सीधे सीधे कर सकते हैं आप लोग डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श का मतलब होता है ना बिल्कुल एक उच्च कोटि का, सीधे सीधे समझिए, ठीक है ना, कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जब वो उच्च कोटि का होगा ना तो उसमें प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा का विरोध करे, मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट आकर रोके, वो प्रतिरोध कराएगा। अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि तार की लंबाई बढ़ने पर, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता है, तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ये आपने सुना होगा कि जितना तार पतला रहेगा ना और तो प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा रहेगा, जितना तार मोटा रहेगा प्रतिरोध उतना ही कम रहेगा। और आपने कभी ये भी सुना होगा कि प्रतिरोध के कारण जैसे आपने कभी सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट लगना, या नॉर्मली माना जाए कि आप देखते हो कभी कोई वायर छूते हो तो काफ़ी गर्म रहता है, हीट रहता है, वो प्रतिरोध के कारण जो है वो विद्युत ऊर्जा जो है ना उष्मा ऊर्जा में परिणत होता है या परिवर्तित हो जाता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है क्योंकि वो आइडियल है, आदर्श है, वो सीधे सीधे कहिए वो हाई उच्च कोटि का वोल्ट मीटर है, तो उसमें प्रतिरोध बहुत निम्न के बराबर, बहुत बहुत एकदम छोटा सा, एकदम अनंत सॉरी निम्न के बराबर होता है, ठीक है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा कुछ गलत बोल दिया, इसके लिए सो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाते पढ़ाते भावनाओं में बह जाते हैं। किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा और प्रवाही धारा आई में संबंध, आई प्रपोर्शनल थीटा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, कॉपी में नोट करिएगा। और 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक धारा लूप को असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एफ आर वैक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और टी वैक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, कभी कभार पूछेगा तो इग्नोर मत करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चौथा लेसन है, तो 3 लेसन हमने ड्रीम क्लासेस पे पढ़ा दिया है, वो आप खोजिए, नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में भी नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए देखिए नीचे एक त्रिशूल जैसा बना होगा, वैसे ही क्लिक करिएगा, सीधे सीधे पूरा पूरा खुल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ पे जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर सिर्फ क्लिक करिए, आ जाएगा। एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5W/m², ये आपको उसमें होगा, सॉरी 27 हमने छोड़ दिया था बताना। क्वेश्चन है, स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर आवेश स्थिर रहेगा। एक स्थिर आवेशित कण के निकट जो है ना एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो आवेश जो चार्ज है ना वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मतलब AM, AM का मतलब होता है एमीटर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग सीधे सीधे आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं क्योंकि इसमें मैंने 30 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखा कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है वो एक दूसरे को आकर्षित ना करके विकर्षित करेगी, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। हमारी टीम आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। 6200733858। अगर हम नहीं भी रहे तो हमारी जूनियर टीम जो हमारी टीम है वो आपको कंटिन्यू कॉल्स रिसीव करेगी और आपको बिल्कुल सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में लेसन 5 में जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। यही एक PDF का उदाहरण है और ये मत सोचिएगा कि जो आपको PDF परचेज़ करवाया जा रहा है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ ही रहेंगे, मतलब वीडियो का ही PDF रहेगा, ये तो 50% है। एक्स्ट्रा में हम आपको PDF में और भी बहुत चीज़ें प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है, जिसकी वीडियो बना पाना काफ़ी असंभव चीज़ें हैं, वो चीज़ें उतना समय भी नहीं रहेगा। तो आप पीडीएफ पे बिल्कुल पूरा पूरा फोकस करिएगा। एग्ज़ाम के नज़रिए से, दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो वीडियोस तो बहुत अच्छा है, वीडियो से भी पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन एक हाई लेवल का मार्क्स लाने के लिए ना आपको पीडीएफ परचेज़ करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी बेटर है, ये मत सोचो कि यहाँ से आप 80% तो आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है, बट एक हाई लेवल का चाहिए ना, तो फिर इम्पॉर्टेंट है वो। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बार क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो हमारी जो टीम है ड्रीम क्लासेस, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लासेस, आप इसके साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, हर एक वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। जब भी कोई वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग चैप्टर 5 लेसन 5 में डिस्कस करेंगे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आज हम लोग 5 लेसन पढ़ रहे हैं, यानी 4 लेसन तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, सभी टॉपिक्स को आप एक एक कर करके देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है ना, ये ध्रुवों पर जो होती है वो सबसे अधिक होती है और विषुवत रेखा पर निम्न होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है वो सबसे अधिक कहाँ पे होती है, चुंबक के ध्रुवों पर। पोल जो हमारा ध्रुव होता है ना, वहाँ पे चुंबकशीलता वो अधिक रहेगी। दंड चुंबक, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र m इज इक्वल टू एम इंटू 2l में m प्रतीक है। तो m इज इक्वल टू, ये आपका जो स्मॉल m है, ये कहलाएगा चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का प्रतीक है। ये जो सिंबल है ये किसके लिए, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का। ये जो स्मॉल वाला m दिख रहा है आपको सामने, ठीक है, कि दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र m इज इक्वल टू एम इंटू 2l में स्मॉल m का प्रतीक है चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन है कि निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक के कारण चुंबकीय विभव का मान क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन में चुंबकीय विभव का जो मान होता है ना, निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय नहीं निरक्षीय, तो इसका जो वैल्यू होता है वो मान होता है वो 0 होता है, शून्य। कि निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक के कारण चुंबकीय विभव का मान होता है, ये शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण है। तो आपने सुना होगा स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, अपने क्लास 11 में भी ये पढ़ने का है, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो चुंबकीय आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि है। कॉपी में नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा क्वेश्चन को। और ये जो आपको क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि यल लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है। यल लंबाई के एक स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण यम है। इसके एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है तथा चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो वैसे कंडीशन में जब इस चाप को मोड़ेंगे तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 2m/π होता है, ठीक है, 2m/π। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन में नमन कोण की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान जो होता है वो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कॉपी में नोट करते चलिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। ये भी हमने पढ़ा कि नमन कोण भी शून्य होता है। नमन कोण का जो वैल्यू होता है चुंबकीय निरक्ष पर ये 0 होता है। और वही कंडीशन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा। ये शून्य कब होगा, चुंबकीय निरक्ष पर। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है, अटैच करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होगा। तो चुंबकीय ध्रुवों पर जो है ना, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा 90 डिग्री। और चुंबकीय निरक्ष पर जो होता है ना, वो नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो ये दिक्पात कोण कहलाएगा। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण, उसको हम कहेंगे दिक्पात कोण। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं कॉपर की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कॉपर के बारे में है, तांबा। कि तांबा किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है? तो ये जो है ना प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एक अनुचुंबकीय, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। कंसेप्ट क्लियर है आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 पर डिस्कस करेंगे कि किस पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? तो लौह चुंबकीय, लौह पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये आपको भी पता है कि किस पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो देखिए बहुत सारे लोहा होता है, नरम होता है, इस्पात होता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग करेंगे? तो नरम लोहे का प्रयोग करेंगे। विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनता है या किस प्रकार के लोहे से बनाया जाता है? तो नरम लोहे से बनाया जाता है, ठीक है। चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक A/m होता है, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर। आ रहा है समझ में आप लोग को बिल्कुल कंसेप्ट? अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक जो है वो लौह पदार्थ से। ये जो एक क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है, तो वो नरम लोहा से। लेकिन अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो ये लौह पदार्थ से बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है ना वो लौह चुंबकीय पदार्थों से बनाया जाता है। तो यही सवाल है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ को जो है वो उपयोग में लाया जाता है। किस पदार्थ का शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है? तो किस पदार्थ का शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है? वो स्टील का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ रहे हैं कि किस पदार्थ का शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है? वो स्टील का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग सीधे सीधे डिस्कस करेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ को आपेक्षिक चुंबकशीलता 1.00028 है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होगा 2.8 × 10⁻⁴। अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता अगर 1.00028 है तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होगा 2.8 × 10⁻⁴। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा। तो ये पता है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो होते हैं हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक जो घूमता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। आपको पता भी है कि इसका दो पोल जो होता है, ध्रुव जो होता है वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर कंटिन्यू रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण कैसी राशि है? तो चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण कैसी राशि है? चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। आपने स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश के बारे में 11th में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके चुंबकीय आघूर्ण के जस्ट अपोजिट, विपरीत होता है। कंसेप्ट है क्लियर आप लोग की? ध्रुव प्रबलता का ईसाई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है। या सीधे सीधे यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, एम्पियर मीटर आप बोल सकते हैं। ध्रुव प्रबलता का ईसाई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं नमन कोण। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाएगा वो हमारा नमन कोण कहलाएगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है वो उसे कहते हैं हम लोग नमन कोण। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। कह रहा है एक छोटे चुंबक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगी r⁻⁻3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/, इसको आप r⁻⁻3 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/r³, ठीक है। 1/r³ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटे चुंबक के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है r⁻⁻3।
चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा 100%। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार, ठीक है, तो इग्नोर मत करिएगा। दो खंड चुंबके जो समान आघूर्ण तथा विभिन्न चुंबकीय लंबाई रखते हैं, निरक्षीय स्थिति में केंद्र से समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा छोटे लंबाई वाले चुंबक के अधिक होगा। ठीक है, किसका अधिक होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा किसका? छोटे लंबाई वाले चुंबक का अधिक होगा। कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि आर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन समरूप चाल v से घूम रहा है, तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण 1/2 EVR होगा। 1/2 मैंने बोल दिया, हाफ EVR सीधे सीधे बोलिए, या 1/2 EVR कहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 पे हम लोग डिस्कस करें कि तापक्रम बढ़ाने से अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कॉपी में जरूर, कि तापक्रम बढ़ाने से अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग सीधे सीधे डिस्कस करते हैं कि क्यूरी तापक्रम पर या क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हो जाती है। तो क्यूरी ताप जो एक लिमिट होता है वो मैं आपको चैप्टर में समझाऊंगा कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति हो जाती है अनुचुंबकीय। और ये क्वेश्चन नंबर 30 पे डायरेक्ट डिस्कस करेंगे किसी यंत्र को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए किस पदार्थ से घेरा जाता है? तो शीशा से लगा दीजिए, शीशा में इस टाइप का कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़िए और कंटिन्यू जो है ड्रीम क्लासेस पे बने रहिए। आपको कंटिन्यू हम 12th के एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस क्लियर करेंगे। और अगर आपको उससे पहले भी मतलब कुछ अच्छे कंसेप्ट लेने हैं, मतलब अच्छे मार्क्स गेन करने हैं 85, 80, 90, तो इसके लिए ड्रीम क्लासेस का जो PDF है, ठीक है, वो परचेज़ कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। वो बिल्कुल जेन्युइन हमारी टीम है, आपके साथ कभी भी कोई गलत नहीं करेगी। आप बिल्कुल हमारे साथ भरोसा रखें और आप हमारी टीम का PDF परचेज़ कर सकते हो। PDF का मतलब हुआ नोट्स, जो गैस क्वेश्चन होता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज वो रहेगा आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज विथ सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन, विथ सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, सभी चीज़ का चैप्टर वाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज गेस क्वेश्चन, सभी चीज़ें वो आपको कंबाइंड रहेगी, उसमें अटैच रहेगा सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो उस पर पूरा फोकस करिए। और पढ़ाई तो खैर आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।